जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है CWA कंसेप्ट्स क्लासेस पर। आप लोग जो PDF देख रहे हैं हमारे द्वारा बनाया गया एक मैथ्स का फार्मूला है जो हमने इसमें नोट किया है ताकि मैथ्स में दिए हुए सारे सवालों को हम आसानी से हल कर चुके। उससे पहले आपको हम बता दें कि आज हम द्विघात समीकरण के विविध प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके सारे प्रश्न को हल को हम देखेंगे। जो हमने अपने PDFs में नोट किए हैं उन सारे प्रश्न के हल को देखते हैं। हमने द्विघात समीकरण को अपने भारतीय वन मैथ में उल्टा लिए हैं जहाँ से विविध प्रश्नावली दिया गया है। प्रश्न संख्या जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर टोटल 23 प्रश्न तक दिए गए। इन 23 प्रश्नों के उत्तर को हम हल सहित देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा हमेशा से एक संदेश रहता है कि बच्चों के लिए मोटिवेट करें। हमारे PDF पर के जो आप ऊपर आप देख रहे हैं मोटिवेशन, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चलिए हम द्विघात समीकरण के विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्न के हल को देखते हैं आगे से। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। उन सारे प्रश्नों का हल हमने किया है, आप बारीकी से देख लीजिए और उन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न का हल यहाँ दिया गया है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो इन्हें तोड़ने पर हमें द्विघात समीकरण मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि यह आता है 7x - 3 बराबर 0। उसी तरह यहाँ दूसरा प्रश्न हल किया गया है z - 3 × 2z + 1 × बराबर z × z + 5। इन्हें हल करने पर भी हमें z² - 10z - 3 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। उसी तरह तीसरा प्रश्न × 2r - 1 × r - 3 बराबर × r + 5 × r - 1। इन्हें हल करने पर हमें r² - 11r + 8 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। उसी तरह चौथा प्रश्न और आगे भी अन्य प्रश्न जो भी दिए गए हैं उनका सारे का हल है। हम आपको स्क्रीन लेकर प्ले करते हैं, आप लोग उन्हें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पहला का 5वां का सॉल्व किया गया है। उसके बाद पहला का 6ठा, फिर पहला का 7वां। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 100y² - 20y + 1 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। तो हमने हल किया, आप देख सकते हैं जैसा कि, और लास्ट हमने लिखा भी है कि y बराबर 1/10 बराबर y बराबर 1/10। उसी तरह तीसरा प्रश्न, तीसरा का पहला द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 को वर्ग पूरा करके हल करें जैसा कि कहा गया। आगे देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा का पहला को हमने हल किया है। दोनों तरफ x² गुणांक से भाग देने पर अर्थात फिर उन्हें a - b के होल स्क्वायर अर्थात a + b के होल स्क्वायर पे पूर्ण वर्ग करके हम इसे हल करते हैं तो अंततः हमें इसका उत्तर निकलता है। उसी तरह तीसरा का दूसरा जो दिया गया है द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 बराबर 0 मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, तो हमने -8/√3 लिखे हैं तथा मूलों का जो गुणनफल होता है c/a बराबर 4√3/3 अर्थात 4 हमने नोट किए हैं। ये रहा चौथा प्रश्न, द्विघात समीकरण z² + 4z + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें यदि वे अस्तित्व में हो तो हमने उसका सलूशन किया, आप देख लीजिए। फिर पांचवा प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p × x² + x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो p तथा k का मान ज्ञात कीजिए। तो उनका सलूशन हमने किया है। अब आप शुरू से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हुआ है। इसे आगे पेज में थोड़ा और रह गया है, आगे देखिए। ये रहा प्रश्न संख्या 5 का पूरा उत्तर यहाँ पे निकल चुका है। वहाँ निकला था p का मान और यहाँ हल करने पर हमें k का मान भी प्राप्त होता है जैसे कि आप देख सकते हैं k बराबर 7/4। फिर छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूल निकाय निकाले यदि a वास्तविक
संख्या आर हो तो। उसी तरह छठा का पहला आप देख सकते हैं 2x² + ax - a² = 0 का सलूशन हमने किया है, आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरा x² + 4 - 3a × x - 12a = 0, इनका भी हल करने पर हमें x = -4 और x = 3a प्राप्त होता है। फिर छठा का तीसरा 6y² + y × 12 + 8a × +16a = 0, इनका हल करने पर हमें y का मान प्राप्त होता है -2 और एक तरह से दूसरा मान दिया गया है, इनका सलूशन करने पर हमें पूरा उत्तर मिलता है। फिर छठा का चौथा px² + 2 × 2q - p² × x - 2pq = 0, जैसा कि साइड में दिया गया है p बराबर नहीं 0, अर्थात p का मान कभी 0 ना हो। उनका सलूशन करने पर हमें x बराबर p और x बराबर -2q/p प्राप्त होता है। छठा का पांचवा दिया गया है a² b² t² - a² t बराबर 1 - b² t, a बराबर नहीं 0 जहाँ b बराबर नहीं 0, इनका हल करने पर हमें t का मान -1/a² या t का मान बराबर 1/b²। उसी तरह छठा प्रश्न है x² - 2ax + a² - b² = 0, इनका हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर × a + b या x बराबर × a - b, जैसा कि आप सलूशन देख सकते हैं। छठा का सातवां आप देख सकते हैं 9x² - 9 × a + bx + 2 × a² + 5ab + 2b² = 0, इनका हल करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है, चलिए आपको दिखाते, इतना नोट कर लीजिए। ए रहा छठा का सातवां पूर्ण हल, जो कि हमें थोड़ा रह गया था उस पेज में देखने को। फिर छठा का आठवां दिया गया है √13 - x² बराबर × x + 5, दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं तो वर्ग टूट जाएगा, इससे हमारा एक गुणनखंड लेवल बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ वर्ग किया है, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है x बराबर -3 और x बराबर -2। फिर सातवां नंबर प्रश्न जैसा कि कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का गुना है तो संख्याएं निकालें। जैसा कि आप सलूशन देख सकते हैं, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या का वर्ग, अर्थात वर्ग का मतलब जानते हैं कि रूट के अंदर, इसलिए 8x है रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं, इन्हें नोट कीजिए, आगे पेज में और है, नोट कीजिए। मोट का करता हटाना ये हटाना ये रहा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। जैसे कि मैंने माना कि एक दिन में बने बर्तन की संख्या x और प्रत्येक बर्तन का मूल्य हमने 2x + 3 × में मान लिया। इनका हल करने पर हमें इस प्रकार प्रश्नानुसार बना, जिससे हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन के मूल्य ज्ञात हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब हम 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए और बी के पास कुल मिलाकर 45 गोलियां हैं, दोनों में प्रत्येक ने 5 गोलियां खो दिया और अब उनके पास बची गोलियों की संख्या का गुणनफल 124 है। उनके पास प्रारंभ में कितनी गोलियां थी? चलिए 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये रहा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर। माना कि ए के पास गोलियों की संख्या x और बी के पास गोलियों की संख्या बराबर 45 - x। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। एक खिलौना बनाने वाली कंपनी एक दिन में एक निश्चित संख्या में खिलौने तैयार करती है।
प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी विशेष दिन कुल उत्पादन मूल्य 750 रुपये था। उस दिन कितने खिलौने तैयार किए गए? आइए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। ये रहा 11 नंबर प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं, माना कि उस दिन तैयार किए गए खिलौनों की संख्या x और एक खिलौने के उत्पादन मूल्य बराबर 55 - x रुपये, अर्थात प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं खिलौने की संख्या निकल कर हमारे सामने आई है। नोट कर लीजिए इन्हें। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, एक परीक्षा में सीता के गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता है तो उसके प्राप्तांकों का गुणनफल 2 से 10 होता है। दोनों विषयों के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, जैसे कि 12 प्रश्न में दिया गया है। तो आइए उनका सलूशन देखते हैं। माना कि सीता को गणित में प्राप्तांक अंक x, सीता को अंग्रेजी में प्राप्तांक अंक 30 - x, जैसा कि सलूशन आप देख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इन्हें। आगे पेज में थोड़ा और सलूशन इनका बाकी है, वो भी देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, जैसे कि यह दिया गया है पूर्ण हल, सही से नोट कर। तो उन्हें गणित में प्राप्तांक होता है 17 और अंग्रेजी में 18, जिस प्रकार आपको दिख रहा है वहाँ। ये रहा 13 नंबर प्रश्न, जैसा कि दिया गया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। यदि उनके परिमिति का अंतर 24 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने माना, आप देख सकते हैं एकदम साफ अक्षर में। आप सही से नोट कर लीजिए, बारीकी से उतार लीजिए इन्हें और अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए सही से। प्रश्न संख्या 13 है। आइए प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं। एक आयताकार पार्क का निर्माण करना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 मीटर स्क्वायर अधिक है, जो पहले से इसे बनाए जाने वाले पार्क की चौड़ाई के आधार लेते हुए 12 मीटर ऊंचाई के समद्विबाहु त्रिभुज के रूप का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमें 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा 14 नंबर प्रश्न का उत्तर। हमने एक आयताकार पार्क है, उसके नीचे एक त्रिभुज की जैसे कि बात कहा गया है, हमने एक फिगर के अनुसार दर्शाया भी है। यह एक त्रिभुज है नीचे से जो उस पार्क में मौजूद है। तो हमने माना कि पार्क की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर x-2, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। आ, 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। ये रहा 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। हमने माना कि आयत की चौड़ाई x और लंबाई दोगुनी, जैसा कि कह रहा है प्रश्न में, इसलिए 2 × x + 1 बराबर 2x + 1। प्रश्नानुसार करने पर जैसे कि हमने हल किया है तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। हमें आगे जाके d बराबर सूत्र से हल को निकाला है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। एक नाव जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किमी घंटा है को 24 किमी ऊर्ध्व प्रभाव में तय करने में अनुप्रभाव में उसी जगह लौटने में समय 1 घंटा अधिक लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, जैसा कि 24 नंबर प्रश्न में 16 नंबर प्रश्न में दिया गया, 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है। आइए उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण का। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन हमने किया, आप इन्हें सही से नोट कर लीजिए। सत्रह नंबर प्रश्न में दिया गया है
पहला 17 का पहला में 9,000 रुपये को कुछ व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा गया। यदि व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपये कम मिलते हैं। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 17 के पहला का प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा 17 के पहला नंबर प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इन्हें सॉल्व किया है। अब इन्हें अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उन्हें हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग को समझा देंगे। चलिए आप 17 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कुछ विद्यार्थियों में 300 सेब बराबर रूप में बांटे गए। यदि 10 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो प्रत्येक को एक सेब कम मिलता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये CBSE बोर्ड में पूछा गया है। साइड में लिखा गया है दोनों प्रश्न 17 का पहला और 17 का दूसरा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ CBSE लिखा हुआ है, मतलब ये पूछा गया है उन बोर्ड में सवाल से। आइए 17 का हम दूसरा नंबर को नोट करते हैं इन्हें। ये रहा 17 का दूसरा नंबर प्रश्न। जैसे कि हमने नोट किया है अच्छे तरीके से, आप लोग भी अच्छे तरीके से इन्हें नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। यदि जो भी परेशानी समझने में होती है इन्हें हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए। पुनः हम 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल s संबंध s बराबर 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 से प्राप्त होता है। यदि s बराबर 276 हो तो n का मान ज्ञात करें। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये रहा 18 नंबर प्रश्न का उत्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हल किया है s बराबर 1/2 इंटू n प्लस 1, जैसा कि सवाल में डिस्कस किया गया है उसी आधार पर, जो कि में s का मान 276 दिया गया है। इनका हल करने पर हमें n का मान 23 प्राप्त होता है। जैसा कि आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। जैसे कि दिया गया है 3 से प्रारंभ होने वाली n उत्तरोत्तर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल s के संबंध में s बराबर n इंटू n प्लस 2 से प्राप्त होता है। यदि s बराबर 168 है तो n का मान निर्धारित कीजिए। चलिए आइए हम 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये रहा 19 नंबर प्रश्न का उत्तर। जैसा कि दिया गया है s बराबर n इंटू n प्लस 2 बराबर अर्थात s बराबर 168। इसका हल करने पर हमें n का मान 12 प्राप्त होता है और 1 - 14, जो कि ये तो असंभव होता है, इसलिए द्विघात समीकरण n का मान हमेशा पॉजिटिव सेंस का होगा, इसलिए 12 दिया गया है। नोट कर लीजिए इन्हें। आइए अब हम प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। जैसा कि दिया गया है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल s संबंध s बराबर n इंटू n प्लस 1 से प्राप्त होता है। यदि s बराबर 420 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि प्रश्न संख्या 20 में कहा गया। आइए इस प्रश्न का उत्तर भी हम सॉल्यूशन सहित देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इतना ही दूर में ये सवाल बन गया है, आप सही से इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। किसी सेना को 4 की गहराई के अंत शून्य वर्ग में सजाने पर सामने की पंक्ति में जितने सैनिक रहते हैं उनसे 16 सैनिक सामने की पंक्ति में कम रहते हैं। जब सैनिकों को ठोस वर्ग में सजाया जाता है तो सैनिकों की संख्या निकालें, जैसा कि 21 नंबर प्रश्न में बताया गया। ये देखते हैं उनका सलूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न संख्या 21 का उत्तर यहाँ हमने हल किया है। अब इन्हें सही से उतार लीजिए। यहाँ
दो तरह के से सैनिकों की संख्या को सजाया गया है, जैसा कि बताया गया है। आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमने यहाँ किया है, दो तरह के से सजाए हैं और इनको सही से नोट कर लीजिए। जो भी यदि समझ में नहीं आता है वीडियो के माध्यम से उन्हें हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके ज़रिए आपको समझ में सही से आ जाएगा। चलिए सही से नोट कर लीजिए। आइए हम प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। क्या एक ऐसे आयताकार पार्क का निर्माण संभव है जिसकी परिमिति 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए 22 नंबर प्रश्न जैसा कह रहा है उसी अनुसार इसका सलूशन देखते हैं। क्या एक आयताकार पार्क का निर्माण हो सकता है जिसकी परिमिति 80 मीटर और क्षेत्रफल इतना 400 मीटर है? चलिए इनका सलूशन हम देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 22 का उत्तर, जिसे कि हमने बनाया है। माना कि आयताकार पार्क की लंबाई और उसकी चौड़ाई x और y मान लिए हैं, परिमिति दिया गया है, उसी अनुसार आप इनके सलूशन को सही से देख लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। है गधा नहीं तो ना बाहर दिए गए प्रश्न को सही से नोट कर लीजिए। जो भी नहीं होगा उससे डिस्कस हम क्लास में करेंगे, जो अभी आपको समझ में नहीं आते हैं। चलिए अब हम द्विघात समीकरण विविधि प्रश्नावली के सबसे लास्ट प्रश्न पे जाते हैं, जो कि 23 नंबर का है। आइए देखते हैं। क्या निम्न परिस्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दो व्यक्तियों के उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा हमारा 23 नंबर प्रश्न। हमने माना कि पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष और दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 - x वर्ष, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले उनकी आयु, पहले के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करते हैं और बाद के लिए हम प्लस चिन्ह यूज करते हैं। 4 वर्ष पहले कहा गया इसलिए x - 4 पहले व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए 20 - x था, इसलिए 20 - x - 4 लिए, इसलिए 16 - x। प्रश्नानुसार x - 4 × 16 - x बराबर 48, जो कि इनका गुणनफल है। दोनों गुणनफल के रूप में रखें। इसी तरह हमें आगे क्रिया करने पर हमें प्राप्त होता है कि यहाँ d का -48 आता है, जो कि असंभव है, काल्पनिक है, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। अर्थात ये हमारा सबसे लास्ट प्रश्न था 23 नंबर द्विघात समीकरण विधि प्रश्नावली के। यदि आपको जो भी डाउट्स है उन्हें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो के माध्यम से समझने में यदि कोई परेशानी हुई है तो इसका हल मैं क्लास में आप सभी को बता देंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।